न्यूज़ इन बिजनेस टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आज के इस टॉक शो में आज हमारे साथ हैं आरसी प्लास्टो टैंक्स एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स मिस्टर नरेश अग्रवाल और मिस्टर विशाल अग्रवाल। आप दोनों का यूसी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आरसी प्लास्टो टैंक्स एंड पाइप्स, इसकी शुरुआत आपने कब की? एक्चुअली आरसी प्लास्टो की तो शुरुआत हमारी अभी मतलब फर्म की शुरुआत ये 2 साल ही हुआ है इसको जी। बट हमारा प्लास्टो ब्रांड जो है ये इसको ऑलरेडी 30 साल हो चुके हैं। पहले जिस जगह पे हमारा प्लांट था, जगह कम पड़ने के कारण हमको न्यू जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। तो एक बड़ी लैंड लेने के कारण एक न्यू फर्म में ही हमने फिर उसको स्टार्ट किया। ओके। और मतलब हम लोग जो प्रोडक्ट है टैंक्स एंड पाइप्स, जो वही लाइन को कंटिन्यू रखा हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के पाइप्स में भी जी। और लेकिन आप लास्ट 30 ईयर्स से इस क्षेत्र में हैं, तो उस बारे में, आपकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। हम लोग बेसिकली वी स्टार्टेड इन 1974। ओके। माय फादर स्टार्टेड विद विशाल कूलर्स। ओके। तब से हमारा बिजनेस जर्नी चालू हुआ। राइट। और फिर हम लोगों ने ऑफिस फर्नीचर में आए हम लोग, और डोमेस्टिक अलमीराज, फिर हाउस होल्ड फर्नीचर। ओके। और simultaneously we thought of manufacturing chairs in plastic. Okay. So Right. Going for manufacturing chairs in plastic, we started this, we came up with this tank project. Okay. फिर धीरे धीरे जैसे लिमिटेशन थी हैंड्स की, it was going slow. Right. After we all brothers graduated, we entered into the business, Right. and then we started growing. Okay. And last 10 years we have grown very fast. Okay. And we are having good name in all over Maharashtra, MP, Chhattisgarh, Right. Andhra Pradesh. You can say all part of central India, जी। the central part. यानी आपकी जर्नी कूलर से स्टार्ट हुई, फिर अलमीरा पे आई, फिर आपने प्लास्टिक से, क्योंकि पहले वुडन की चेयर्स चलती थी, अब प्लास्टिक एकदम आपने टैंक्स और पाइप्स का क्यों सोचा? देखिए टैंक्स का तो ऐसा है कि जैसे विशाल ने बताया कि उस समय प्लास्टिक चेयर्स का भी चलन चालू हो गया जी। था, तो हमारा डायरेक्शन जो है थोड़ा सा प्लास्टिक की तरफ मतलब जी। ध्यान गया। जी। अब प्लास्टिक की तरफ ध्यान गया, मीनवाइल समझिए पानी से कूलर में भी हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। राइट। तो पानी की रिक्वायरमेंट समर सीजन में जब शॉर्टेज पड़ती है तो उससे ध्यान गया कि टैंक्स भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो उस पर सर्च हुई। तो फिर मतलब टैंक्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया जी। क्योंकि चेयर का प्रोजेक्ट उस समय ज़्यादा कॉस्टली होता था। ओके। कंपैरेटिवली इसमें इन्वेस्टमेंट कम थी जी। तो बिजनेस इसलिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है, हर क्षेत्र में देखिए काफ़ी कंपटीशन है, तो आपको क्या लगता है आपके लिए कंपटीशन भी है कि नहीं? Yes, of course, कंपटीशन तो है ही, पर देखिए हमने हमारा बिजनेस मॉडल रखा है कि इंटीग्रेशन रखा है। हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन भी खुद का ही है, जी। और प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एवरीथिंग वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। ओके। तो नागपुर को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया इज कॉस्टलियर देन कंपेयर टू इनवर्ड ट्रांसपोर्ट। लाइक अगर मुझे भोपाल यहाँ से गाड़ी भेजना है तो 8,000 रुपये लगता है, तो अगर भोपाल से गाड़ी नागपुर आना है तो 5,000 में आ जाती है। अच्छा। बिकॉज वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज इन नागपुर लाइक कोल एंड ऑल, हाँ हाँ। सो आउटवर्ड फ्रेट इज ऑलवेज हाई फ्रॉम नागपुर। जी। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वी हैव अवर ओन फ्लीट ऑफ ट्रक्स, ओके। और ऑल ओवर हम लोग खुद की ट्रक से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों ने हमको काफ़ी हेल्प किया। ओके। ये पूरा सेटअप करने में पूरा आपको काफ़ी समय लगा होगा एक एक चीज़ को, क्योंकि होली सोली तो कोई भी चीज़ कंफर्टेबल या फिर सेटिस्फाइड नहीं है, आप एक चीज़ खड़ी की होंगे, फिर सेकेंड, तो आपका सपोर्ट किस तरह, आपका टीम वर्क किस तरह काम करता है? देखिए हमने पहले टैंक्स चालू किया, जी। धीरे धीरे हमने टैंक्स में एक ब्रांड नेम बनाया। राइट। स्टार्टिंग में तो मतलब कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। राइट। फिर हमारा एक तो हमने प्रोडक्ट का यूएसपी रखा। आज के ज़माने में जहाँ पे मतलब इंसान की भी गारंटी नहीं है या नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट की गारंटी मिलावट के दौर में, तो लोगों का क्या प्रोडक्ट के प्रति भरोसा नहीं होता। इसलिए हमने हमारा एक यूएसपी बनाया कि वी स्टार्ट गिविंग गारंटी। जिस समय हम लोग आए थे उस समय सिंटेक्स वाज द ओनली प्लेयर, उसके टैंक्स में गारंटी नहीं हुआ करती थी। Okay. तो हमने हमारे टैंक्स की यूएसपी दिया, वी
वी स्टार्टेड गिविंग 15 years गारंटी, ओके और आज भी हम हमारे टैंक्स को 25 साल की मतलब गारंटी देते हैं इस समय में भी, क्योंकि मतलब लोगों को हल्की चीज़ और भारी चीज़ में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इट वाज जी। वेरी डिफ़िकल्ट फॉर Right. देम। अगर पहले के सिनारियो की बात करें, आपके सिनारियो में हर चीज़ में डिफरेंस आया, वो चाहे बीमारी हो, वो चाहे व्यापार हो, वो चाहे कोई भी चीज़। पहले की जो चीज़ें थी, अब में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एडवांसमेंट आ गया है, तो क्या लगता है आप इस क्षेत्र में पहले में और अब में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमें याद है जब हमने स्टार्ट किया था 30-35 इयर्स बैक, तब भी टंकी 5 रुपये 6 रुपये लीटर बिकती थी, जी और उस समय रॉ मटेरियल का प्राइस होता था करीबन 20 रुपये 22 रुपये किलो। ओके और आज भी हम टैंक्स जो बेच रहे हैं वो 4 रुपये 4.5 रुपये लीटर बेच रहे हैं, और जबकि रॉ मटेरियल का प्राइस 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा हो चुका है। राइट ऑलमोस्ट 5 times रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, लेकिन सेलिंग प्राइस और कम हो गई है। जी दिस इज ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। राइट लाइक पहले हम लोग 15 साल गारंटी देते थे, अब हम 25 साल गारंटी दे रहे हैं, ओके एंड विथ मोर चीपर प्रोडक्ट विथ मोर गारंटी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। अभी हम लोग जो टैंक बना रहे हैं, पहले हम लोग रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस से बनाते थे, ओके अभी हम लोगों ने एक न्यू टेक्नोलॉजी लाई है, ब्लो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी। ओके वी आर द फर्स्ट इन महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया टू ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी, ओके and pioneer among all over India. We are in the beginning only we bought this technology. ओके इस टेक्नोलॉजी में क्या खास है? इसमें मटेरियल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है ओके कंपेयर टू, एंड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है मटेरियल का। तो जो टैंक की थिकनेस है ऑल ओवर इट इज़ मोर यूनिफॉर्म, स्ट्रेंथ इज़ मोर, और इसकी लाइफ ज़्यादा है, मटेरियल कम लगता है, ओके उसकी थ्रेडेड लीड है उसके अंदर। जी जैसे कि अर्लियर क्या होता था कि हम लोग टैंक्स में टैंक की गारंटी देते थे, लेकिन उसके ढक्कन की गारंटी नहीं दे पाते थे, ओके और ढक्कन जल्दी ख़राब हो जाते थे क्योंकि दोज वर बॉट आउट आइटम्स। राइट अब हम लोगों ने खुद का अपना लीड भी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही, ढक्कन खुद ही बनाना शुरू किया है। ओके उससे अब हम लोग ढक्कन की भी गारंटी दे पा रहे हैं, और वो थ्रेडेड लीड है, तो उससे यानी कई बार आप देखेंगे छत पे अगर देखें तो मेरे ख्याल से 60-70% टंकियों के ऊपर ढक्कन नहीं है आज की डेट। जी नहीं होते हैं। वही चीज़ हमने ऑब्जर्व करी, और हमने ये थ्रेडेड लीड कंसेप्ट लाया, ओके जैसे कि एक थ्रेडेड रहेंगे तो वो उड़ेगा नहीं ढक्कन। जी कोई बंदर कूदता है उसके बिल्कुल। ऊपर या कुछ भी होता है तो वो ढक्कन उड़ेगा नहीं और टूटेगा नहीं। राइट तो वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर हु आर मैन्युफैक्चरिंग लीड्स ऑल्सो, ओके ऑल अदर्स आर बाइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। जी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती थी, वो रिप्रोसेस मटेरियल से होता है। राइट हम लोग जो ढक्कन दे रहे हैं उसकी 5 साल की गारंटी हम दे रहे हैं, ओके और थ्रेडेड होने से उसमें कोई मच्छर या जी। चिपकली या उसकी कभी कॉकरोच या ऐसे सब जो गिर जाता है पानी के अंदर, वो सब चीज़ नहीं होती। जी पहले सीमेंट की टंकी यूज़ होती थी, दादी और नानी के ज़माने में जो सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके जिस तरह से सिनारियो बढ़ता गया, आगे ईयर्स बढ़ते गए, तो उस हिसाब से यूसेज और फिर क्वालिटी भी बढ़ती गई। तो क्या सोचते हैं आपकी, लाइक अब सीमेंट की तो ज़माना कहीं रहा ही नहीं, प्लास्टिक का ज़माना हर जगह है, वो कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, तो प्लास्टिक कितना ड्यूरेबल मान सकते हैं आप? लाइक देखिए, एज फार एज टैंक्स इज कंसर्न, टैंक्स में आप देखिए सीमेंट की टंकियों में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि सीपेज। आप देखिए जहाँ भी घर में टंकी होती थी वो छत से सीपेज होता था, पानी गिरता था, आप पेंट कराओ पेंट खराब हो जाता है, उससे वॉल ऑलवेज गीली रहेगी। आज प्लास्टिक टंकी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको सीपेज से आपको छुटकारा मिलेगा, बिल्कुल आपको बार बार वाटर प्रूफिंग, और कॉस्ट वाइज भी ये सीमेंट की टंकी से आप देखेंगे तो 25% कॉस्ट भी नहीं इस टैंक्स की। ओके कॉस्ट में सस्ता है, इजी टू इंस्टॉल है, आपको पूरा आपका घर रेडी हो जाए, इवन आपने जिस दिन चाहा सेम डे आप लाके टैंक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट आपके आरसीसी टैंक्स को आपको बनाने के लिए 10-15 दिन 20 दिन का एक टाइम प्रोसेस लगता है। ओके और आप इजी, आपको कभी भी अगर मान लो घर आपका चेंज हो रहा है या किसी भी कारण से आपको एक फ्लोर ऊपर बनाना है, यू कैन इजीली रिमूव इट, उसको आप ऊपर की फ्लोर पे लगा दो या कहीं और ले जाके लगा दो। बिल्कुल जी। तो वो भी फैसिलिटी इसके अंदर में है। व्यापार में क्या संभावना देखते हैं आप इस क्षेत्र से जुड़ी? देखिए, प्लास्टिक तो आज यानी आगे
इसका स्कोप बहुत अच्छा है। जी। अगर आप प्लास्टिक कंजम्पशन देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया बहुत कम है प्लास्टिक कंजम्पशन। आप यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखेंगे तो अपना प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है पर पर्सन इट इज़ वेरी लेस। तो स्कोप तो इसमें बहुत ज़्यादा है। आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करते हैं एग्जैक्टली? क्योंकि एक पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिठाना या उनका कॉन्फिडेंस गेन करना ये एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से होता है? देखिए, हमने स्टार्टिंग में तो कभी एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के लिए एफर्ट नहीं किए। हमारा एक ही ये था पंचलाइन कि इंडियन क्वालिटी एट चाइनीज प्राइस। ओके। बहुत अच्छा था। सोचा कैसे ये सब चीज़? क्योंकि चाइना, देखिए अभी चाइना कहीं माल बेचने नहीं जाता। बिल्कुल। पूरी दुनिया चाइना जाती है, चाइना से माल खरीद के लाती है। राइट। बिकॉज दे हैव दैट प्राइस विद देम। बिल्कुल। तो वो फिलॉसफी हमने रखी। और क्वालिटी, क्योंकि चाइना में वैसे तो अच्छी क्वालिटी भी मिलती है, पर इंडिया में जो चाइना की क्वालिटी के लिए है कि भाई वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इंडियन क्वालिटी, ये हमारा कंसेप्ट था एट चाइनीज प्राइस। ओके। तो ये चीज़ हमको बहुत हेल्प करी। हमने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स कुछ नहीं किए। हमारे प्रोडक्ट में इतना दम था कि मतलब लोग हमें खुद ही आते थे। हम ये कहते थे कि अभी आपको टैंक चाहिए तो आपको पाइप लेना पड़ेगा, तब हम आपको टैंक देंगे। ओके। तो क्वालिटी अच्छी थी। तो इनिशियल जब हमने पाइप लॉन्च किया तो वी प्रमोटेड अवर पाइप्स लाइक दैट। ओके। तो एडवर्टीजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है देखा जाए बिजनेस में, प्रोडक्शन में। बिजनेस ये प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए आजकल जो एक ह्यूमन बीइंग की मेंटालिटी हो गई है, वो चाहे उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ना भी हो, मगर एडवर्टीजमेंट अगर अट्रैक्टिव हो तो वो प्रोडक्ट की तरफ बरोबर अट्रैक्ट। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? एडवर्टीजमेंट तो देखिए, कोई भी ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको एडवर्टीजमेंट तो अगर आपको कोई भी एक ब्रांड को जल्दी स्प्रेड करना है तो एडवर्टीजमेंट इज़ मस्ट, बट साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी होना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप कस्टमर गया माल लेने के लिए और उसको मार्केट में माल ही अवेलेबल नहीं मिले तो वो एडवर्टीजमेंट का फायदा नहीं। कुछ एक ब्रांड्स हैं जो काफ़ी फेमस, जैसे प्लास्टो हो गया, सिंटेक्स था एक ज़माने में, सिंटेक्स का भी काफ़ी नाम था। तो ये ब्रांड्स को मेरे ख्याल से एडवर्टीजमेंट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको पता होता है कि एग्जैक्टली इनका जो एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन पहले ही मिल जाता है। लेकिन फिर भी कमर्शियल बेस पे देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें लगती है। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, हमने कभी भी एडवर्टाइजमेंट भी जो की तो हमने कोई ब्रांड के हिसाब से नहीं, वी हाईलाइटेड द फीचर्स जो हमारे प्रोडक्ट में स्पेशलिटीज थी वो हमने हाईलाइट करी। और एडवर्टाइजमेंट तो सिर्फ एक सपोर्टिंग फैक्टर होता है। बेस तो जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी है तो ठीक है। और सेकेंडली, अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं और लोगों को अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पाते तो दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कोई अच्छी चीज़ बना रहे हैं विच इज़ हेल्पफुल टू द पब्लिक और वो ना बताएं और आप उनके तक मैसेज नहीं पहुंचा पाते, उनको नहीं कन्विंस कर पाते। जैसे हम हर वक्त सोचते रहते हैं कि जितनी छतों पे मैं देखता हूँ कि ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, मुझे लगता है इट इज़ समवेयर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट आई शुड कन्वे माय मैसेज टू माय पब्लिक कि भाई आप ये ढक्कन की जगह इस टाइप का ढक्कन लगाइए जिससे कि हाइजीन है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वो मैसेज कन्वे करना, कोई अच्छा प्रोडक्ट अगर पब्लिक के लिए हम बनाते हैं तो पब्लिक तक पहुंचाना भी एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। बिकॉज वी फ्रॉम द सेम फील्ड वी नो कि इसमें क्या अच्छा है। और अगर हम वो चीज़ नहीं कन्वे कर पाते तो वो भी एक गलत है। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। नीलेश जी और विशाल जी से हमारी बातें यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इस थोड़े से ब्रेक के बाद। समय चलते मोमबत्तियां जलकर बुझ जाएंगी, श्रद्धा में डाले पुष्प जल ही मुरझा जाएंगे। स्वर विरोध के और शांति के अपनी प्रबलता खो देंगे, किंतु निर्भयता की जलाई अग्नि हमारे हृदय को प्रज्वलित कर देगी। मैं भारत की माँ, बहन और बेटी हूँ, आदर और सत्कार की हकदार हूँ। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। क्या इनके बिना सृष्टि संभव है?
ब्रेक के बाद बिजनेस टॉक शो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आरसी प्लास्टो टैंक्स एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के विशाल अग्रवाल और नीलेश अग्रवाल। फिर से एक बार स्वागत है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट की, कमर्शियल बेस की, टैंक्स की एग्जैक्टली डिमांड किस तरह की है, क्या डिमांड है टैंक्स की? टैंक्स में तो देखिए हर घर में टैंक्स लगनी ही है। आज के अगर नॉर्मल वे में दे पर पर्सन वाटर का कंजम्पशन जो है इज अराउंड 300 लीटर। राइट। और आज जिस हिसाब से पानी कम हो रहा है, अब देखिए समर्स में कई बार पानी आता ही नहीं, 2-2 दिन 3-3 दिन पानी नहीं आता। वो सिनेरियो ही चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज हो गया है। अब धीरे धीरे ये स्कैरसिटी जो वाटर की है ये बढ़ ही रही है। तो टैंक्स तो देखिए हर जगह लगना ही लगना है। क्योंकि देखा जाए तो पानी का वेस्टेज काफ़ी है, लेकिन कहीं बोलते हैं कि पानी की कमी है। तो अब पानी की कमी के कारण, बट देखा जाए तो कई ऐसी कॉलोनीज हैं, कई ऐसी जगह हैं जब पानी का वेस्टेज हो रहा है, लीकेजेस हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि लाइक क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? कहते हैं कि पानी की बहुत कमी है हमारे शहर में, तो क्या ये सही है? नहीं, नागपुर में तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये साल अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में जो हालत रही है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जबकि हमने प्रॉफिट भी कमाया, ऐसा नहीं है, लेकिन उन लोगों को हमने जो टैंक्स पहुंचाई, तो हमारे पहुंचाने से जैसे पूरा नांदेड़ एंड उस साइड का एरिया जो है, तो वहाँ पे उनको हमने काफ़ी हेल्प की। ऑन प्रायोरिटी बेसिस हमने वहाँ पे टैंक्स की डिलीवरी दी। तो वो देखते हुए जो सूखा महाराष्ट्र में दूसरे इसमें था, वो नागपुर में अभी वो सीन नहीं है। यहाँ पे बोरवेल में भी पानी बहुत अच्छे लेवल पे, 300 फीट के अंदर ही पानी लग जाता है। और यही अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में 700-800 फीट जाने के बाद भी पानी नहीं लगता है। तो हम लोग बोरवेल पाइप बनाते हैं, ये इसलिए हमें मालूम है कि नागपुर में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन जिस हिसाब से लोग मिसयूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा समय दूर नहीं है जब नागपुर में भी आपको बोरवेल में 500-600 फुट के बाद ही पानी लगेगा जी। क्योंकि मिसयूज बहुत बढ़ रहा है सभी जगह। सीमेंट के रोड और पूरा साइड में भी सीमेंट होने से जो अंडर वाटर जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी ज़रूरत है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। राइट। टैंक्स की बात की तो स्टोरेज के लिए तो बहुत यूज़फुल है टैंक्स, क्योंकि गर्मी में देखा जाए तो हर जगह, हर अपार्टमेंट्स में कहते हैं कि पानी कुछ देर के लिए आएगा, स्टोरेज करके रखिए। तो टैंक्स की डिमांड तो समर में ज़्यादा बढ़ती है, बट अगर अदर देन सीजन समर की बात करें तो इसकी डिमांड है लोगों में। हाँ, ये 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट है। मतलब टैंक्स में क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो कांस्टेंट चलती ही रहती है। हर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में टैंक्स लगना है। घर बन गया, किसी का कंप्लीट हो गया तो टैंक्स लगना है। तो नो डाउट सीजन में अगर पाइप्स की बात करें तो पाइप्स में देखिए, जैसे वी आर मेकिंग एग्रीकल्चर पाइप्स ऑल्सो एंड फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जैसे प्लम्बिंग एंड SWR पाइप्स ऑल्सो। तो SWR और ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पाइप है, ये तो 12 महीने लगता है। राइट। इसकी डिमांड्स 12 महीने रहती है। बट एग्रीकल्चर पाइप जो है, ये रेनी सीजन जो 4 महीने का है, इसमें उसकी सेल बिल्कुल नहीं होती। आपके हाल फिलहाल के एग्जैक्टली प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। देखिए, एज अ ग्रुप हम लोग 2 सेक्टर हमारे हाथ में है। एक है हमारा पाइप्स एंड टैंक्स डिवीजन। इसमें हम लोग 2 टाइप के कस्टमर्स को डील करते हैं। एक तो एग्रीकल्चर हो गया, एक कंस्ट्रक्शन हो गया। सेकंड हमारी लाइन है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की। हमारी दूसरी यूनिट में वहाँ पे हम लोग PVC श्रिंक फिल्म्स बनाते हैं और लेमिनेट्स बनाते हैं, जो पैकेजिंग में यूज आता है। तो ये 2 सेक्टर हमारे हाथ में है और यही 2 सेक्टर को हम लोग ग्रो करने के प्लानिंग कर रहे हैं। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में भी हमने ऑब्जर्व किया कि नागपुर में उतना अच्छा या उतने वॉल्यूम में सप्लायर नहीं थे। तो वो वैक्यूम हमने समझने के बाद हम लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी लाइन में। और होप करते हैं कि नागपुर से हम लोग एक्सपोर्ट करें जितने पैकेजिंग मटेरियल है। और टैंक्स पाइप्स भी हम लोग नागपुर से काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इन द सेंस आउट ऑफ महाराष्ट्र बहुत बेच रहे हैं। नागपुर वैसे हर चीज़ के लिए आगे है। टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर एडवांसमेंट की बात करें, मिहान आ रहा है, हर चीज़ में आगे है, डेवलपिंग चालू है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि नागपुर में किन चीज़ों की कमी है?
अगर व्यापार की बात करें तो? नहीं, सबसे अगर एज फार एज इंडस्ट्रीज इज कंसर्न, मतलब यहाँ क्या है, अपन सी से बहुत दूर है। बिल्कुल। जैसे प्राइसिंग की बात करें तो रॉ मटेरियल प्राइसिंग जो है ऑलवेज डिपेंड करती है आप सी से कितने नज़दीक हो, क्योंकि आजकल वर्ल्ड जो है इस होल वर्ल्ड इज़ अ मार्केट। राइट। आप कोई चीज़ इंपोर्ट करके आ रही है, सपोज वो बॉम्बे में आ रही है तो सी के बाजू में है, तो वहाँ पे उनको बॉम्बे से नागपुर लाने का फ्रेट एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। ओके। तो वो एक हमको लोकल डिसएडवांटेज मिलता है बीइंग सेंटर प्लेस। जी। बाकी नागपुर जैसे सेंटर प्लेसेस में है तो हमको दूसरा एडवांटेज ये है कि एवरीवेयर वी कैन गो, फुल महाराष्ट्र, फुल इंडिया हम लोग कवर कर सकते हैं बीइंग इन सेंटर। जी। थोड़ा सा एक रॉ मटेरियल के कॉस्ट का डिसएडवांटेज है। महंगाई अदरवाइज देखे हैं तो महंगाई की मार तो इस तरह पड़ रही है काम आदमी पे, तो उसी तरह रॉ मटेरियल्स भी जो हैं वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है। तो किस तरह का फ़र्क पड़ रहा है इस क्षेत्र में महंगाई की तरफ से? महंगाई जो है बहुत बुरी पड़ रही है। पॉलीमर का प्राइस तो बढ़ते ही जा रहा है, रॉ मटेरियल जो हमारा है वो तो कॉस्टली होते ही जा रहा है। प्रोडक्शन में किस तरह का असर पड़ता है, या फिर इस क्षेत्र में महंगाई का किस तरह असर पड़ता है? देखिए, महंगाई का इतना असर नहीं है क्योंकि प्लास्टिक इज ऑन एन एवरेज चीपर देन स्टील प्रोडक्ट्स। तो जितनी महंगाई बढ़ रही है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन प्लास्टिक का बढ़ते जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी स्टील की चीज़ें महंगी होती जाती है, और क्योंकि उसमें लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व है। प्लास्टिक इज़ वेरी मच ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स। राइट। तो प्लास्टिक वैसे प्रोडक्ट तो सस्ता ही होते जा रहा है, स्टील महंगा होते जा रहा है। अभी जैसे आप जीआई पाइप देखिए, पहले हम लोग घर में जीआई यूज़ करते थे, आज की डेट में रेयरली वी यूज़ जीआई। राइट। हम लोग पूरा प्लास्टिक का ही पाइप यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ चीप कंपेयर्ड टू जीआई। ओके। सेकेंडली रस्ट नहीं है, जिससे सब लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक को बैन करो। हम तो कहते हैं कि प्लास्टिक नहीं रहेगा तो लाइफ में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। प्लास्टिक है तो लाइफ है। राइट। क्योंकि अगर प्लास्टिक नहीं होता तो हम कितना एनवायरनमेंट को, जैसे पेपर आप बोलते हैं यूज पेपर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप ट्रीज कट कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बदले अगर आप प्लास्टिक यूज करते हैं और प्रॉपरली यूज करते हैं तो आप कितने ट्रीज को बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। और स्टील यूज करते हैं तो स्टील में भी कुछ भी पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू प्लास्टिक। जी। तो प्लास्टिक इज बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जी। अभी मैंने सुना है जैसे सीमेंट की हमने बात की थी, टैंक्स की, उसमें पानी ठंडा होता था, बट ये जो प्लास्टिक है उसमें जल्दी गर्म हो जाता है पानी। बट अब ऐसे कुछ आगे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जो आगे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसे क्वालिटी होगी जो जिससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है, इन चीज़ों से? ऑलरेडी हमने इन सब चीज़ों पे वर्क किया। जैसे पहले टैंक्स जो आती थी वो ब्लैक कलर में आती थी। जी। अब वो टैंक्स में पानी समर्स में इतना गर्म हो जाता था कि आप इवन हाथ भी नहीं धो सकते। राइट। तो ये जब प्रॉब्लम्स हम लोगों को नज़र आई तो हमने उसमें एक मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये किया कि हमने 3 लेयर्स में टैंक बनाना चालू किया, जिसमें आउटर लेयर को हमने पहले ब्लू किया। ओके। ब्लू करने से वो कंपेयर टू ब्लैक वो टैंक्स में पानी कम गर्म होने लगा। बट फिर भी जो नागपुर का टेम्परेचर इट्स अराउंड 47-48 डिग्री चला जाता है, तो उस समर्स में वो ब्लू भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको कवर नहीं कर पा रहा था। ओके। फिर हम लोगों ने उसमें और एडवांसमेंट किया, वी स्टार्ट मेकिंग 4 लेयर टैंक्स। ओके। और इन 4 लेयर टैंक्स हमने क्या किया कि जो मिडिल लेयर है उसको फोमिंग लेयर दिया। तो मिडिल लेयर में एयर ट्रैप होने से वो हीट पास नहीं होने देता अंदर। अच्छा। और प्लस आउटर लेयर को हमने वाइट किया। अच्छा। तो वाइट क्या है, बिकॉज सन रेज को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जी। तो कंपैरेटिवली जैसे ब्लैक टैंक्स में अगर हमने जब हमारी फैक्ट्री में स्टडी की थी और वाइट टैंक जो 4 लेयर्स हम बनाते थे उसमें अराउंड 14 डिग्री का टेम्परेचर में डिफरेंस था। व्हेन टेम्परेचर वाज 46-47 डिग्री ब्लैक का पानी और जो 4 लेयर के पानी के टेम्परेचर में। तो वो एडवांसमेंट तो हमने उसमें किया ही है। अभी जैसे इवन हमने जो ब्लो मोल्डिंग टैंक जो बनाई है उसमें ठीक है, वी आर ट्राइंग टू मेक फोम लेयर ऑल्सो, बट फोम लेयर नहीं भी बना पा रहे तो भी हमने उसकी आउटर लेयर आज भी वाइट रखी है। तो हम जितना फोम लेयर में टेम्परेचर ला पा रहे थे उससे बस 1-2 डिग्री का ही टेम्परेचर में फ़र्क रह गया है अभी। राइट। वी आर ट्राइंग टू मेक 4 लेयर टैंक्स। तो विद इन 6 मंथ्स हम
ये वो product भी ब्लो जी, मोल्डिंग में भी 4 लेयर टैंक्स ले आएंगे। जी, इसमें लीकेजेस का या सीवेजेस का प्रॉब्लम नहीं होता है प्लास्टिक में, क्या लगता है आपको? नहीं, प्लास्टो में तो नहीं होता है। ओके क्योंकि प्लास्टिक भी एक टाइम एक हद तक या लाइक कब तक चले, प्लास्टिक का भी ऐसा कुछ अगर लीकेज हुआ या तो प्लास्टो का क्या खासियत है एग्जैक्टली, आप क्या बताएंगे? देखिए, हम तो 15 साल की गारंटी दे ही रहे हैं। ओके और कई नागपुरियंस ने एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर उनकी गलती से भी टंकी फूटती है या लीकेज होती है, तब भी हम लोग रिप्लेस करके देते हैं उसको। ओके तो हमारा प्लास्टिक का जो ग्रेड है, वी आर यूजिंग गुड क्वालिटी प्लास्टिक वर्जिन, ओके इसलिए वो हमारे टैंक्स में वो बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है। ओके और इन केस कभी आती भी है, मान लीजिए आपकी गलती है कस्टमर की या हमारी मैन्युफैक्चरर की गलती है, तब भी हम फ्री रिप्लेसमेंट देते हैं। तो ऐसा बहुत ही कम प्रॉब्लम आता है, नेग्लिजिबल आप बोल सकते हैं, हमारे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके आप दोनों यहाँ आए यूसिन के स्टूडियो में, इतनी डिटेल नॉलेज दी अबाउट प्लास्टो, मैं ज़रूर प्लास्टो की टंकी लगवाने वाली हूँ, ये दैट्स फॉर श्योर। सो आज के बिजनेस टॉक शो में बस इतना ही, मीनाक्षी को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए यूसी न्यूज़, नमस्कार।